दुकान खोल लेते हैं। चलिए, कहां तक बातें हो चली थी लास्ट क्लास में? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हम बातें कर रहे थे। कितने क्वेश्चंस किए थे हमने? ये वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था। ओके, आगे वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। दिमाग आप लोगों के पास है, बस चलाने की नीयत बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, साथ के साथ बनाते हुए चलेंगे। देखो भाई, स्पीड सभी लोग बढ़ाएंगे, वरना आने का कोई मतलब नहीं है। घर पे आके सोल्व करते रहना। नीट वाला फिर बोलेगा लो सोल्व कर लिया तो पेपर दे दो मेरे को एक बार। मैं अभी भी देख लेता हूं कि कितने सही। एक बार पेपर हो गया, उसके बाद तुम कुछ भी किए जाओ कोई मतलब नहीं है। जो करना है उन्हीं 3 घंटों के अंदर करके आना है। वहीं से ही आपको मेडिकल कॉलेज की सीट मिल सकती है। उसके अलावा आप चाहे कहीं भी जाके लेट जाना कि सर मेरे पास टाइम कम था वरना मैं ही टॉपर था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर मैं एलन का भेज का टॉपर था, वो बोलता है कि कौन एलन, तो फिर मेडिकल सीट भी वही ले ले जाके, हमारे पास क्यों आया है? आप जानते हैं उसको एक ही टेस्ट का स्कोर चाहिए, और वो कौन सा है? नीट। फिर तूने कहीं से कोचिंग ली है नहीं ली है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें जो स्कोर करोगे उसी के बेसिस पर आपको क्या मिलेगा? मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मेरे पढ़ने से मेरा क्या ऊपर वाला नाम जानता है वो कि हाँ भाई तुझसे पढ़ के आया है, ले तेरे को तो मेडिकल कॉलेज मिलेगा। मैं खुद ही ना ले लेता, मैं कहा यहाँ पेपड़े फोड़ रहा होता। मैं बोलता जब मेरे नाम पर ही मिल रहा है तो मुझे ही दो, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। कोरोना में 2 साल तो वैसे निकाल दिए मैंने जिंदगी के। ऑनलाइन में मैं भी डॉक्टर बन जाता, यूट्यूब पे देख देख के ट्रीटमेंट लिखता, आधी जनसंख्या कम करने में मेरा ही रोल होता। डॉक्टर सही लगता ना। अब मेरे को घर वालों ने, गांव वालों ने मेरे को गुमराह कर दिया। वो बोले कि मेडिकल मेडिकल तो लड़कियां लेती, मैंने कहा फिर नहीं लूंगा मैं। नॉन मेडिकल ले लिया मैंने और सुलट गया मैं। क्या मैं कह रहा हूं ना, ईगो के चक्कर में सुलटाया गया हूं मैं। बोला कि इसमें ज्यादा कैरियर ऑप्शन है नॉन मेडिकल में, इंजीनियर बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आर्मी में लग जाएगा, और भी कुछ नहीं होगा तो किसी न किसी कंपनी में काम कर लेगा। मैंने कहा ये बहुत जरूरी है, और इसमें अगर मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंचा तो फिर तो पागलों के अस्पताल तक जरूर पहुंच जाएगा। तुम्हारी तरह मैं यहीं बैठा रहता, तुम्हारे बीच में पाया जाता। चलिए, ये भी हमारे सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि आपकी आत्मा गवाही नहीं देगी, लेकिन कुछ देर के लिए आत्मा की नहीं सुननी है। आपको फील आएगा भी नहीं और फील के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट फील दिलाने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। ये एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, इसकी आपके इमोशंस के इसके सामने कोई वैल्यू नहीं है, तो इससे ज्यादा इमोशंस लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट अपने तरीके से ही चलेगा। कई बार बोलते हैं बच्चे सर फील नहीं आया, तो फील दिलाने के लिए मैं आया भी नहीं हूं। या तो फील आएगा या सिलेक्शन आएगा, बस। तो फिर फील का कोई लेना देना। कल पेशेंट उठ के जाए कि ट्रीट हो गया तू, हाँ ठीक तो हो गया लेकिन फील नहीं आया, तो भाई फील कैसे आता है? ट्रीटमेंट हो गया, बस वही काफी है। सुलटा दिया है क्या? बताइए, पहले में सबसे ज्यादा कौन सा होना चाहिए? पहला और पांचवा होना चाहिए सर, क्योंकि बाकी सब में चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, चार्जेस नहीं है। लेकिन पहले और पांचवें में भी कैसे डिसाइड करें? इक्विवेलेंट है सर, ये तो क्या है? इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी क्या होती है? सेम। बहुत बढ़िया। फर्स्ट और फिफ्थ की स्टेबिलिटी क्या है? सेम। सेकंड और फोर्थ भी इक्विवेलेंट है, गौर से देखो। हाँ सर, यानी कि सेकंड और थर्ड को डिसाइड करना अपने को, फोर्थ तो ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाएगा। अब इनको कैसे डिसाइड करें? पहला रूल बोलता है नंबर ऑफ चार्जेस देखो, दो हैं, दो हैं, हटाओ। दूसरा रूल बोलता है ऑक्टेट देखो, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। मैं बता देता हूं, कार्बन आयन का ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट। क्लियर? अब बहुत सारे लोगों को लगता है ऑक्टेट कहां से कंप्लीट हो गया? दो, दो चार और दो छह, अब एक हाइड्रोजन भी है। आगे बात समझ में?
एनायन का ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट। तो ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट नहीं बता सकते। फिर तीसरा आता है चार्ज लोकेशन, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, ये भी सेम है। फिर आता है चार्ज सेपरेशन, यहां पर अपोजिट चार्जेस क्या है? नजदीक, और यहां पर अपोजिट चार्जेस क्या है? दूर। अपोजिट चार्जेस जितने नजदीक स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, इसका मतलब कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकंड, और सेकंड के बराबर ही कौन सा है? फोर्थ, और फिर सबसे पीछे कौन सा मिलेगा? थर्ड। आगे बात समझ में? यस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपके क्या ख्याल? देखिए एक आंसर तो आपको पलक झपकते मिल जाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट, हाँ या ना? यस, फर्स्ट सबसे ज्यादा है, क्योंकि बाकी सब में मेरे को चार्जेस दिख रहे हैं, इसमें नहीं है। फिर उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ढूंढो, ये रहा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ, है कि नहीं है? इस टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है? लीस्ट स्टेबल। इस टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है? लीस्ट स्टेबल होती है कि नहीं होती है? तो इस टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को उठा के सबसे पीछे फेंक दिया करो। इसका कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है? ना के बराबर। तो सबसे पीछे कौन सी चली जाएगी? 4, बिल्कुल सही। अब बचा है कौन सा? सेकंड और थर्ड। देखिए इसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बनते हैं ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्लियर। और यहां पर इस कार्बन का ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में? 6। तो सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है जिसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसका मतलब तो फिर कौन सी आएगी? सेकंड। और फिर कौन सी आएगी? थर्ड, हाँ या ना? यस। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं होनी चाहिए, रूल दिमाग में छपे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है? फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, दोनों लिख दिया हूं मैं। बताइए पहले ऑप्शन के साथ कितने स्टूडेंट्स जाना चाहेंगे? ओके। दूसरे ऑप्शन के साथ कितने लोग जाना चाहेंगे? देखा, मैंने बोला ना, आत्मा तुम्हारी मानती नहीं है। कुछ लोगों की अभी मान गई, कुछ दिनों बाद आपका मन ऐसे करेगा कि यार गलत पढ़ा दिया, फील नहीं आ रहा है। यहां पॉजिटिव कार्बन, यहां पॉजिटिव ऑक्सीजन पर, भाई तो बिल्कुल सही कह रहा है, मोरियन पर पॉजिटिव चार्ज। अबे चार्ज लोकेशन तीसरे नंबर पर आता है। रूल देख, पहला क्या है? लेस नंबर ऑफ चार्जेस, दूसरा ऑक्टेट, और तीसरा चार्ज लोकेशन। और ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट नहीं है, ये एक ही कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो पहले क्या देखा जाता है? ऑक्टेट, और इसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसमें इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। 6 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, ये सही है और ये क्या है? गलत है। आई बात समझ में? चार्ज लोकेशन बाद में, पहले ऑक्टेट देखा जाता है। इसमें तो एक ही बात हो गई ना, तो कल लिखा था पीछे ब्रेक के देख क्या लिखा हुआ था? मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। चलिए सुलटा दिया है क्या? चलिए, तो ये हमारे सामने थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वो बहुत दिलचस्प टॉपिक है, हालांकि उसको आपने बहुत तबीयत से पढ़ा है, लेकिन आपने हो सकता है उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट उसके अंदर पढ़ रखा हो। अगर वो मैंने आपको तबीयत से क्लियर नहीं किया तो आपको बहुत ज्यादा परेशानियां आ सकती हैं और आप मुझे भी परेशान करोगे। टॉपिक कौन सा है? एक्सटेंडेड वर्सेस क्रॉस। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आपको कभी डाउट नहीं आएगा, और अगर आपने पहले डाउट आएगा। क्लियर? अभी देखना एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, बताइए इन दोनों में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? ये है और ये है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। रीजन बताओ, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट कितने लोगों का मानना है? क्यों? वो भी तो है राक्षस। ओके, सेकेंडरी, सेकंड वाला कितने लोगों का मानना है कि सेकंड ज्यादा स्टेबल है? रीजन बताओ क्यों? एक्सटेंडेड क्रॉस, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड क्रॉस इन दिस, दिस टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दिमाग से पैदल लोगों, ये दोनों कैसे स्ट्रक्चर हैं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए एक्सटेंडेड क्रॉस कभी एप्लीकेबल नहीं होता है। क्या बोला था मैंने? देख, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यस, ध्यान से देख। इसके अंदर भी अगर अपन बात करना चाहें, एक पॉजिटिव चार्ज, उसमें भी एक चार्ज, दोनों में सेम। दूसरा ऑक्टेट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, सेम। तीसरा चार्ज लोकेशन, कार्बन पर
कार्बन पर सेम। चौथा चार्ज सेपरेशन, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। पांचवा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब अपन जब इंटरमीडिएट पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे कि दोनों में से कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। बहुत सारे लोग आपको बोल देंगे कि यहां क्रॉस है, यहां एक्सटेंडेड है। अबे थोड़ी देर बाद ये यही बन जाएगा। आगे बात समझ में? तो एक्सटेंडेड क्रॉस का फंडा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एप्लीकेबल नहीं होता है। इसीलिए मैंने बोला ना, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और पढ़ा है तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने चीजों को सही तरीके से नहीं समझा। केटायन एनायन में बहुत दिक्कतें आ सकती है। तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन, मैं इनकी कोई डेफिनेशन आपको लिखवाने वाला नहीं हूं, आपको एग्जांपल्स के थ्रू ही मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या होता है मतलब एक्सटेंडेड का और क्या मतलब होता है क्रॉस का। देखिए हम पहले एक्सटेंडेड की बात करते हैं। एक्सटेंडेड सामने 3 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है? 3। यहां पर ये तीनों पाई बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के अंदर है। अगर इधर से यू रेजोनेंस होने लगा तो सारे पाई बॉन्ड इधर रेजोनेंस करते हुए चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक डायरेक्शन में होगा। अगर इधर रेजोनेंस होने लगा तो ये सारे इधर मूव कर जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में होने वाला है, या तो इधर जाएंगे या फिर इधर आ जाएंगे। क्लियर? चलिए क्रॉस के अंदर ध्यान से सुनना, मेरी बातों को तबीयत से सुनना, बाद में छाप लेना। यही 3 पाई बॉन्ड मैंने इस प्रकार से रखे हैं, यही 3 पाई बॉन्ड मैंने इस प्रकार से रखे हैं, तबीयत से सुनना। क्लियर? यही इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है। यहां ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में यहां है क्रॉस। सर मुझे कैसे पता चलेगा? अभी बात शुरू की है मैंने। ये पाई बॉन्ड मैंने ए बोल दिया है, ये पाई बॉन्ड मैंने बी बोल दिया है, और ये पाई बॉन्ड मैंने सी बोल दिया है। पहले मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। बताइए ए और बी कॉन्जुगेशन में है क्या? A and B are in conjugation. A and B are in conjugation. A और B आपस में किस में भाई लोगों? कॉन्जुगेशन में। एग्री करते हैं? यस सर, टोटली एग्री। डबल फिर नहीं है, फिर डबल, ऑर्बिटल डायग्राम की भी जरूरत नहीं है। चलिए फिर बताइए B एंड C के बारे में क्या ख्यालात है? B एंड C are in conjugation. B एंड C are in conjugation. क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यस सर, 100%। बताइए ए और सी के बारे में क्या ख्यालात है? ए एंड सी आर नॉट इन कॉन्जुगेशन, आर नॉट इन कॉन्जुगेशन। ए और सी के बीच में कॉन्जुगेशन नहीं है। सर थोड़ा सा प्लीज बता दोगे आप? यस, ये डबल बॉन्ड है, यस, उसके बाद नहीं होना चाहिए तो उसके बाद होना चाहिए, नहीं है। लगातार 2 सिंगल आ गए, कॉन्जुगेशन नहीं है। ओके, गॉट द पॉइंट। ए और सी के बीच में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, इसी को ही हम क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या बोलते हैं? क्रॉस कॉन्जुगेशन। ए और बी का कॉन्जुगेशन है, बी और सी का कॉन्जुगेशन है, बट ए और सी में कॉन्जुगेशन नहीं हो, इस टाइप के सिस्टम को क्रॉस कॉन्जुगेशन हम बोलते हैं। एक में हो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और एक में हो क्रॉस कॉन्जुगेशन, तो कौन सा कॉन्जुगेशन बेटर होता है? एक्सटेंडेड। अभी आपको समझ में आएगा कि क्रॉस में क्या दिक्कत है। क्रॉस में यह दिक्कत है कि एक बेचारा मुंह ताकता रह जाएगा, 2 आपस में रेजोनेंस करेगा और एक उनका मुंह देखता रह जाएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले और ए और बी में रेजोनेंस करवाएं। यस, बताइए कैसे हो सकता है डीलोकलाइजेशन? क्या दोनों में से किसी भी बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी है? नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए ये पाई बॉन्ड इधर खिसक गया, तो ये पाई बॉन्ड किधर खिसक जाएगा? उधर। अब कौन रेजोनेंस कर रहे हैं आपस में? ए एंड बी। तो सी इनको ताक रहा है बेचारों को, क्योंकि बी या तो ए के साथ ही करेगा या फिर सी के साथ ही करेगा। एक टाइम पर एक के साथ ही कर सकता है रेजोनेंस। अगर ऐसा इसके अंदर हुआ, अगर ऐसा इसके अंदर हुआ तो यहां क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। यस। क्या यही हो सकता है? नहीं, ये किसने बोला है? नॉर्मली आप लोग बस यही कर जाते हैं, क्योंकि यहां पर तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए और ये पाई बॉन्ड इधर टूट जाए। यस, क्योंकि दोनों बॉन्ड में कोई पोलैरिटी ही नहीं है। बिंदास आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यहां पर मिलेगा डबल बॉन्ड, यहां मिलेगा माइनस और यहां मिलेगा प्लस। बनेगी कि नहीं बनेगी? यस। अभी किसमें कॉन्जुगेशन हुआ? ए और बी के अंदर कॉन्जुगेशन होगा। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। अब कॉन्जुगेशन होगा बी एंड सी में। किसमें कॉन्जुगेशन होगा? बी एंड सी में। बताइए बी एंड सी में कोई पोलैरिटी है क्या? नहीं। तो ये पाई बॉन्ड इधर खिसक जाए, वो उधर खिसक जाए। अगर ऐसा आप लोगों के सामने हुआ तो यहां बनेगा डबल बॉन्ड, माइनस, यहां पर क्या रहेगा? प्लस। अब देखो ए वाला मुंह ताक रहा है,
बी और सी रेजोनेंस कर रहे हैं, एकदम एक खाली बैठा हुआ है, इसको रेजोनेंस करने का मौका ही नहीं मिला। क्या केवल ऐसा ही रेजोनेंस हो सकता है? नहीं नहीं, ये किसने बोला है ऐसा ही रेजोनेंस हो सकता है? ये तो इधर भी आ सकता है, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए तो ये फिर किधर खिसक जाएगा, इधर। ऐसा हुआ तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से भी बन सकती है। यहां पर रहेगा डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा माइनस और यहां जाएगा प्लस। क्लियर? अब आप ध्यान से सुनना, क्रॉस में किसी का फायदा और किसी का नुकसान होता है। क्रॉस में किसी का फायदा और किसी का नुकसान होता है। बच्चे के दिमाग में एक बात सेट हो जाती है कि क्रॉस खराब होता है। क्रॉस किसके लिए खराब होता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां क्रॉस कॉन्जुकेशन का नुकसान किसको उठाना पड़ा है? यहां क्रॉस कॉन्जुकेशन का नुकसान ए और सी को उठाना पड़ा है, बी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। बी की तो लॉटरी लग गई है, बी की तो क्या लग गई है, भी रेजोनेंस कर रहा है, उधर भी रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन ए और सी की क्या हो गई है, दिक्कत हो गई है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? चलिए मैं एक आपको बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देना चाहता हूं, बस आप उसकी वर्डिंग पर मत जाना। एग्जांपल देता हूं ना, या कोई भी टीचर एग्जांपल देता है तो बच्चा बोलता है बस अब समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट का कोई लेना देना। मैंने यही बात सुनने के लिए फीस दी थी। देखिए, मान लीजिए हम इस पाई बॉन्ड को कुछ इस प्रकार से समझते हैं, क्योंकि इस टाइप की बातें आपकी एज में ज्यादा समझ में आती है। इस पाई बॉन्ड का मैंने नाम रख दिया है क्या, राज। क्लियर? इस वाले पाई बॉन्ड का मैंने नाम क्या रख दिया है, सिमरन। देखो पहले ही बता दिया। और इस वाले पाई बॉन्ड का नाम क्या रख दिया है मैंने, लो इसके भी सुन लेते हैं। अब सुनना ध्यान से, सिमरन और राज घूम रहे हैं, अंजलि इंतजार कर रही है। फिर राज और सिमरन राज और अंजलि घूम रहे हैं, सिमरन इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए इसमें राज का कहां नुकसान है? आपके दिमाग में एक बात होती है कि क्रॉस बुरा होता है, यहां पर बुरा किसके लिए है, सिमरन और अंजलि के लिए। राज का कहीं से कोई बुरा नहीं है, उसकी तो लॉटरी लगी है, दोनों के साथ घूमने का मौका मिल रहा है। दोनों के साथ घूमने का मौका मिला कि नहीं मिला? तो यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है, इसको तो गजब का डिलोकलाइजेशन मिलेगा भाई। लेकिन डिलोकलाइजेशन कम किसका हुआ है, ए का और सी का। तो इस बात को आप समझिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि आप कुछ देर बाद आएंगे मेरे पास जब मैं आपको इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पढ़ाऊंगा, जूते जैसा मुंह बनाकर, सर इसमें तो क्रॉस है, तो मैं बोलूंगा क्या नाचू? क्रॉस कहां अप्लाई करना है कहां नहीं अप्लाई करना है, पहले ये तो ध्यान से सुन ले। मान लीजिए अगर हम बात करना चाहें, ये हमारे सामने एक एनायन है, ये हमारे सामने एक एनायन है, ध्यान से सुन लेना, खतरनाक बातें मैं बताने वाला हूं। मैं बोलूंगा, जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान से सुनना। कौन से नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन ज्यादा है कि नहीं है? ये नेगेटिव चार्ज केवल और केवल एक सीओ के साथ डिलोकलाइज है। ये नेगेटिव चार्ज इधर भी डिलोकलाइज हो सकता है, और ये नेगेटिव चार्ज इधर भी डिलोकलाइज हो सकता है, हाँ या ना? तो जिस चार्ज का जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। अगर हमसे पूछे ये एनायन ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला, डेफिनेटली ये वाला ज्यादा स्टेबल। लेकिन बच्चा बोलेगा सर ये तो नेगेटिव क्रॉस में है ना, तो बेटा नेगेटिव के क्रॉस होने से नेगेटिव का नुकसान नहीं। नुकसान कौन झेल रहे हैं, सीओ बॉन्ड। यहां पर देखो, सीओ बॉन्ड को 100% नेगेटिव के साथ रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा। ये नेगेटिव जब भी रेजोनेंस करेगा सीओ के साथ ही करेगा। लेकिन यहां पर कभी ये सीओ करेगा तो कभी वो सीओ करेगा। सीओ का रेजोनेंस कम हुआ है, नेगेटिव का कम नहीं हुआ है। ये अपने दिमाग में क्लियर रखना है, इसी से ही आपके सारे कॉन्सेप्ट उल्टे पुल्टे होने लगते हैं। यू गॉट द पॉइंट? चलिए छापिए, फिर आगे बढ़ूंगा। इसीलिए मैंने बोला था कि एक्सटेंडेड क्रॉस का जो आपने इमेज बना रखा है ना, वो बहुत बुरा बना रखा है। बस ये बोल देते हैं क्रॉस है, तो क्या करें, क्रॉस है तो क्रॉस हर किसी नहीं होता है भाई, डिपेंड करता है आप किसको देख रहे हो। एक्सटेंडेड क्रॉस को देखने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, मॉलिक्यूल मस्ट बी डिफरेंट। अबे राक्षस तू लिखा कर लेता है, ये मीठा जहर है तेरे लिए, पेपर कंप्लीट नहीं होगा बेटा। अच्छा बस ये वाला खींचा है। तुम्हें से तो कोई अंजलि नहीं है, आजकल किसी का कुछ पता नहीं चलता है। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। तो एक्सटेंडेड और क्रॉस की जब भी आप बात करें सोच समझ कर करना है।
सुलटा दिया है क्या? अब आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्रॉस की। ए एंड बी आर इन कॉन्जुकेशन, बी एंड सी आर इन कॉन्जुकेशन, बट ए एंड सी आर नॉट इन, दिस इज नोन एज क्रॉस कॉन्जुकेशन। अभी इसमें चीजें और भी आनी बाकी है, लेकिन बात उतनी करेंगे जितने अपने काम की है। सुलटा दिया है क्या? देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो कॉन्जुकेशन है वो कैसा, यहां पर जो कॉन्जुकेशन है इस टाइप का कॉन्जुकेशन एक्सटेंडेड होता है, देखते ही पता चल जाता है। और अगर इसी लोन पेयर को एक क्वेश्चन और कर लेते अपन, बॉन्ड अभी तो हाथ बने हुए, इसको बोल देता हूं L1 और इसको बोल देता हूं L2। L1 L2 को कंपेयर कर दो। आप बताइए क्या बी वाला जो बॉन्ड है वो 100% डबल है? नहीं। और क्या सी वाला बॉन्ड है वो भी 100% डबल है? नहीं। तो कौन सा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डबल से क्या होती है? ज्यादा। और डबल में जितना सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। समझना मेरी बात को। हम कैसे चेक करते हैं इन बातों को? हम सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और देखते हैं कि कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर वो सिंगल है। वो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सिंगल होगा उसमें सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। चलिए इस बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। इसमें यह कैसा है? डबल। इसमें कैसा है? सिंगल। इसमें भी कैसा है? सिंगल। इसमें भी कैसा है? सिंगल। इसमें भी कैसा है? सिंगल। आउट ऑफ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये 4 में सिंगल। क्लियर? चलिए अब बी की बात करते हैं, ये वाले सी की बात करते हैं। इसमें ये कैसा है? डबल। कैसा है? कैसा है? 3 बार डबल है, यस। कैसा है? कैसा है? सिंगल। ये केवल 2 में सिंगल है और ये कितनों में सिंगल है? 4 में। तो आप बताइए सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, बी वाले में या सी वाले में? बी वाले में। तो जाहिर सी बात है L1 विल बी ग्रेटर देन L2। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यस। चलिए ये बाद में फिर लौट कर आएगा बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन में। नेक्स्ट हमारे सामने जो एग्जांपल है वो कुछ इसी प्रकार का है। क्रॉस को मैं यहां पर लिखने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे। क्रॉस को अगर मैं यहां पर लिखूं तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब आप बताइए यहां पर ऑक्सीजन के कितने लोन पेयर जो हैं वो कॉन्जुगेशन में? ऑक्सीजन के कितने लोन पेयर जो हैं वो कॉन्जुगेशन में? देखिए अगर किसी एटम पर एक से ज्यादा लोन पेयर हैं तो एट ए टाइम एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा सकता है। व्हाट एवर इज द रीजन, रीजन बदलते रहेंगे लेकिन कॉन्जुगेशन एक ही लोन पेयर करेगा। तो यहां पर जो ये लोन पेयर है ये देखिए एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में, किसमें है? एक्सटेंडेड। एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, लेकिन यहां पर एक में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये देखना, ये अगर लोन पेयर इधर रेजोनेंस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? यस। तो वो पाई बॉन्ड बेचारा मुंह ताकता रह जाएगा। जब ये लोन पेयर किधर रेजोनेंस करेगा? इधर रेजोनेंस करेगा, तो फिर ये वाला मुंह ताकता रह जाएगा। एक बार इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं, एक बार इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, इसे बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं? क्रॉस। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। बहुत सारे चमत्कारी लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या मतलब हुआ? मुझे लगता है दोनों रेजोनेंस। कैसे? इसको इधर रेजोनेंस करने दो, उसको उधर रेजोनेंस करने दो, दोनों डिलोकलाइज होने दो। सर अगर तूने ऐसा कर दिया तो ये गलती नहीं पाप है। क्या है? पाप है, और पापी है तू अगर ऐसा करता है। यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड। पहला लोन पे रेजोनेंस करेगा एक पॉजिटिव, दूसरा लोन पे रेजोनेंस करेगा दूसरा पॉजिटिव। बेटा ऑक्सीजन पर दो दो पॉजिटिव किसी कंपाउंड में अगर दिखे तो मुझे भी बताना। हालांकि इसका रियल एक्सप्लेनेशन अलग है, ये तो एक जुगाड़ है। जब भी कोई लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाता है ना तो वो एक्साइटेशन स्टेट के अंदर जाता है पहले, और एक ही टाइम पर 2 लोन पेयर का एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होता है रूम टेम्परेचर पर। तो इसीलिए मैं बोलता हूं अगर किसी एटम पर एक से ज्यादा लोन पेयर हैं तो एट ए टाइम एक ही लोन पेयर क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा, कॉन्जुगेशन करेगा। व्हाट एवर इज द रीजन, रीजन जो भी हो, कॉन्जुगेशन एक ही करेगा। तो क्या इस टाइप का डिलोकलाइजेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जब भी लोन पेयर ऐसे क्रॉस में फंस जाए तो ये मत सोचना का उधर करवा देता हूं, एक ही रेजोनेंस करेगा, चाहे चाहे इससे करवा ले। यू गॉट द पॉइंट? छापिए इसको भी, आगे बढ़ूंगा।
सारी बातें एकदम जीरो लेवल पर क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यही आगे चलकर हमें परेशान करती हैं। फिर डाउट जितना छोटा होता है उतना ही खतरनाक होता है, पूरे सब्जेक्ट को खत्म कर देता है वो। डाउट डाउट होता है, बहुत सारे बोलते हैं सर एक सिल्ली सा डाउट है, पहले तो ये बताओ सिल्ली क्या होता है। डाउट डाउट है, छोटा हो या बड़ा हो। राख से गोली चलाएगा क्या? एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन बताइए। 3 कंपाउंड्स आपके सामने लिखे हुए, एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन बताइए। सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन किस में है? थर्ड में। ये बोल दिया है मैंने फर्स्ट, उसके बाद ये कौन सा है? सेकेंड, और थर्ड। बताइए सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन किस में है? एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद सेकेंड, एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद फर्स्ट। पे कैसे डिसाइड किया? इसमें तो क्रॉस है ना, क्या है? क्रॉस। यहां क्रॉस का नहीं है। आप बताइए इसमें कितने पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं? तो 2 तो इसमें हमेशा करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है? 4, और यहां डीलोकलाइजेशन है 6। तो यहां क्रॉस का फंडा एप्लीकेबल नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि क्रॉस है। अब एक क्रॉस तब देखा जाता है जब नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सेम हो। पहली कंडीशन मॉलिक्यूल मस्ट बी डिफरेंट, दूसरी कंडीशन डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी सेम, तब बात होती है। आज भी इसमें कॉन्जुगेशन बेटर है, क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, इसमें 2 है। और इन दोनों में अगर अपन बात करें, नाउ एक्सटेंडेड क्रॉस का फंडा लगा सकते हो। इसमें क्रॉस है और उसमें क्या है? एक्सटेंडेड। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप ये जरूर बोल सकते हैं कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से, किससे? एक्सटेंडेड अगर अपन बात करना चाहें, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से बेटर, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बेटर होता है किससे? क्रॉस कॉन्जुगेशन से। लेकिन ये बात कब लगाना है? ये है जब नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? सेम। यहां मत बोल देना कि सर ये क्रॉस नहीं है, इसमें तो क्रॉस है, ये फंडा एप्लीकेबल ही नहीं है। ये बातें बहुत कम बच्चे जानते हैं और इसीलिए वो परेशान होते रहते हैं कि एक्सटेंडेड और क्रॉस को कहां अप्लाई करना है और कहां अप्लाई नहीं करना है। गॉट द पॉइंट? चलिए, हालांकि एनसीईआरटी में इनका कहीं डायरेक्ट कोई भी डिस्कशन नहीं है, लेकिन हमें इनडायरेक्ट ताकि हम चीजों को इजीली एक्सप्लेन कर पाए। सुलटा दिया एक्सटेंडेड एंड क्रॉस, बस इससे ज्यादा खोपड़ा खराब नहीं करना है। एग्जाम्पल अगर तो कोई फायदा नहीं है। जो चीज समझ में आनी थी वो आ चुकी है, और ये सब्जेक्ट का मामला भी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ने कहीं बात नहीं की। चलिए नेक्स्ट अब हमारे सामने आएगा इफेक्ट। क्या आएगा भाई लोगों? रेजोनेंस इफेक्ट हमारे सामने आने वाला है। क्या आने वाला है? रेजोनेंस हमारे सामने आएगा। रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हैं, आपके लेवल पर आप इसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोल दीजिए, आपके लेवल पर डिफरेंशिएट नहीं करवाएगा। रेजोनेंस इफेक्ट बोल दीजिए या मीजोमेरिक इफेक्ट बोल दीजिए, एक ही बात है। आप देखिए रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है? जब कोई ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर जुड़ता है ना, तो एक रीजन तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बना देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बना देता है, और जब इस टाइप की फिनोमिना होता है उसे ही रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है। यानी कि रेजोनेंस होने का इफेक्ट क्या आ रहा है मॉलिक्यूल पर, उसे क्या बोलते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। लिखना है इसकी डेफिनेशन, रेजोनेंस इफेक्ट। तबीयत से बात करेंगे इस पर। परमानेंट पोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड इन ए मॉलिक्यूल, इंड्यूस्ड नहीं, प्रोड्यूस्ड। इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड तो किस में होता है? इंडक्टिव में। परमानेंट पोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड इन ए मॉलिक्यूल। आप बताइए रेजोनेंस टेम्परेरी इफेक्ट है कि परमानेंट? पोलराइजेशन भी तो परमानेंट होगी। परमानेंट पोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड इन ए मॉलिक्यूल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट का इफेक्ट है भाई। इन इट्स ग्राउंड स्टेट, इन इट्स ग्राउंड स्टेट, क्लियर? इन इट्स ग्राउंड स्टेट due to the pi interaction,
ड्यू टू द पाई पाई इंटरेक्शन, यानी कि पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन से, ड्यू टू द पाई पाई इंटरेक्शन और पाई एंड लोन पेयर इंटरेक्शन, और पाई एंड लोन पेयर इंटरेक्शन, और पाई एंड इंटरेक्शन। अगर पाई पाई बॉन्ड के इंटरेक्शन से या पाई और लोन पेयर के इंटरेक्शन से मॉलिक्यूल के अंदर जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। अब आपको समझाएंगे बकायदा धीरे धीरे। रेजोनेंस इफेक्ट कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। रेजोनेंस इफेक्ट कितने टाइप का होता है, दो टाइप का रेजोनेंस इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनना। आर इफेक्ट हम इसको लिखते हैं नॉर्मली, रेजोनेंस इफेक्ट बोल दीजिए या आर इफेक्ट बोल दीजिए। ये बेटा दो टाइप का होता है। सामने होता है पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, हाँ या ना, यस। इस पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट को आप इस प्रकार से लिख देते हो, प्लस, पॉजिटिव को प्लस के साइन से, प्लस आर इफेक्ट। इसी को आप प्लस आर इफेक्ट बोलते हो, या कई बार आप इसको क्या बोल सकते हो, प्लस एम इफेक्ट। एक ही बात है, आपके लेवल पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारे सामने होता है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरा रहेगा नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, हाँ या ना, यस। इसी को आप क्या बोल देते हो, नेगेटिव का साइन क्या लगाकर, माइनस आर इफेक्ट, या फिर इसको क्या बोल देते हो आप, माइनस एम इफेक्ट। ध्यान से सुनना मेरी बात को, तबीयत से सुनते रहना, क्लियर। अब आपको बताता हूं कि जो तब क्या है। मान लीजिए ये हमारे सामने बेंजीन है, क्या है, बेंजीन। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यस। अभी यहां पर कोई हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कोई लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन नहीं है। यहां पर हर एटम के ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लगभग बराबर है। लेकिन जैसे ही मैंने इस पर कोई ग्रुप लगाया है, कौन सा ग्रुप लगा, अब आप बताइए NH2 ग्रुप लगाने से कौन कौन इंटरेक्ट करेंगे, ये पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर। पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में इंटरेक्शन होगा, और पाई बॉन्ड लोन पेयर के इंटरेक्शन से इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी, और उसी पोलैरिटी प्रोड्यूस होने को हम रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, कि रेजोनेंस होने से इस पर इफेक्ट क्या आने वाला है। बताइए, लोन पेयर आप कहां जाता है जब भी रेजोनेंस करता है, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज हमेशा ही एटम से कहां जाते हैं, दूर जाते हैं। बोला कि नहीं बोला, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड नेक्स्ट पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। बताइए, इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी प्रोड्यूस हो गई कि नहीं हो गई, पोलैरिटी प्रोड्यूस होने का मतलब है पोल बन गए कि नहीं बन गए, यस। ये कैसा बन गया है, प्लस, और ये कैसा बन गया है, माइनस। इसी को रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, क्लियर। ये देखिए, इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी प्रोड्यूस हुई है, किसकी वजह से, पाई एंड लोन पेयर की इंटरेक्शन की वजह से। किसकी वजह से, पाई एंड लोन पेयर की इंटरेक्शन की वजह से। यू गॉट द पॉइंट। इस टाइप के इफेक्ट को हम प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स अपने से दूर भेजता हो, ध्यान से सुनना, ऐसा ग्रुप अपने से दूर भेजता हो, या ऐसा ग्रुप जो कॉन्जुगेट देता हो, उसे प्लस आर वाला इफेक्ट ग्रुप बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप बोलते हैं। सामने होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तबीयत से सुनते रहना। अब ये ना होकर मान लीजिए हमारे सामने कुछ ऐसा होता, ध्यान से सुनना, अगर ये ना होकर हमारे सामने कुछ ऐसा होता, तबीयत से सुनते रहना, इसमें जो पोलैरिटी है ना CO बॉन्ड में, वो सिग्मा में पोलैरिटी है, पाई में नहीं है। दिमाग लगाइए इस बात पर, पोलैरिटी किस में होती है, सिग्मा में, पाई में नहीं होती है। ईएन डिफरेंस की वजह से जो पोलैरिटी आती है किस में आती है, सिग्मा में। लेकिन रेजोनेंस से पोलैरिटी आएगी रहेगी। आप बताइए, ये पाई बॉन्ड में अपन सिग्मा की बात करें तो सिग्मा का पोलराइजेशन ऐसा है क्या, यस। और जिस साइड सिग्मा का पोलराइजेशन होता है उधर ही पाई बॉन्ड टूटता है। तो आप बताइए, यहां पाई पे कॉन्जुगेशन करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा कि नहीं टूटेगा, यस। जैसे ही टूटेगा आप देखना मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी आपको प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। आप बताइए, यहां हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है और यहां पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है। सर्टेन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और सर्टेन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है। इसी को रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। तो आप बताइए, यहां पर कौन इंटरेक्ट कर रहे हैं, पाई पाई इंटरेक्शन हुआ है, क्लियर। और इस पाई पाई इंटरेक्शन से पोलैरिटी जो प्रोड्यूस हुई है उसे ही माइनस आर इफेक्ट का नाम दिया गया है। जब भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन कोई खींचता है उसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। जब किसी सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अगर अपन बात करना चाहें, ये कोई एल्काइल चेन थी, गौर से सुनते रहना, एल्काइल चेन थी, यस।
बताइए क्लोरीन के जुड़ने से इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा कि नहीं खींचा? जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है उसके सामने माइनस का साइन लगता है। इसका माइनस आई इफेक्ट था। कैसा इफेक्ट था? माइनस आई। और ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आप देख सकते हैं तो CHO ने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, इसका मतलब इसका कैसा इफेक्ट रहेगा? माइनस आर इफेक्ट रहेगा। और ये कैसे ग्रुप होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो प्लस आर वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और माइनस आर वाले कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अभी भी इन पर डिटेल्ड डिस्कशन होगा, पहले यहां तक छापिए। अभी प्लस आर वाले सेपरेटली आएंगे, माइनस आर वाले सेपरेटली आएंगे और डिटेल में आएंगे। आपने प्लस आर का ऑर्डर लिखा होगा, हम ऑर्डर की बात नहीं करेंगे, ऑर्डर आप खुद बनाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर आपने वो नहीं पढ़ाया मॉड्यूल के हिसाब से। जीओसी के स्टार्टिंग में तो वो दे रखा है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। कई सालों से तुम पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हें आज भी इलेक्ट्रोफाइल पहचान में नहीं आते हैं। तुझे लगता है कि मैं इलेक्ट्रोफाइल को पहचान लूंगा, ये तेरा वहम है। नहीं पहचान पाएगा बेटा, क्योंकि जो डेफिनेशन तूने पढ़ी है ना, वो फर्जी डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। उसके माथे पर लिखेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को प्यार करने, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। क्या मतलब है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। ये केवल +1 के बच्चे को लुभाने के लिए बोले गए वर्ड्स हैं। ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे। अब सब भूल गया, उसका पूरा फोकस प्यार पर है। ये जानबूझकर ऐसे वर्ड्स लेकर आए जाते हैं ताकि बच्चे का फोकस उधर ही रहे। फिर जब आता है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, फिर पता नहीं चलता कौन सा प्यार करेगा कौन सा नहीं। तो मामला एकदम अलग चलता है। जैसे अभी थोड़ी देर में आपको मैं पूछूंगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, पूछूंगा मैं आपसे, कुछ बता भी देंगे पर एक्सप्लेनेशन फर्जी देंगे। राइट नाउ मैं लाइव हूं, क्योंकि वो लाइव वाले बैठे इसलिए हैं, कुछ बोले और इसकी मीम्स बनाए अपन। क्या बनाए? मीम्स। और इसको अपन फेमस कर देंगे। क्या कर देंगे? फेमस। ऑनलाइन का जमाना। अब समझ में आता है कि बेचारे जो नेता लोग थे वो इतने परेशान क्यों हैं। कुछ भी बोलते हैं वायरल हो जाता है। बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है, इसलिए वो हर बार बोलते हैं नो कमेंट्स, क्योंकि इसको आप वायरल नहीं कर सकते। अब टीचर भी यही बोले, कोई बच्चा पूछेगा लाइव, बच्चा बोले, टीचर बोलेगा नो कमेंट्स, इधर फोकस कर, जो पूछना है बाहर काउंटर पे पूछना, चलती क्लास में मत पूछ। तू सुलटा दिया है क्या? चलिए अब हम पर डिस्कस करेंगे। किस पर डिस्कस करेंगे? प्लस आर पर। ध्यान से सुनेंगे, आ जाएगी जो बात मैंने छेड़ी थी वो बात आ जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट बोल दीजिए आप। प्लीज थोड़ा सा गैप देकर लिखा करो, कई बार मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं। अभी 2-3 दिन पहले एक बच्चा आ गया था, ऐसे लिख कर लाया कि सर ये क्या है रिफेक्ट। मैं परेशान हो गया, ये मैंने कब पढ़ा है? सर आप ही ने पढ़ाया है। अब ए प्लस आर इफेक्ट लिखा है, थोड़ा सा स्पेस देकर लिखा करो। ऐसे ही HiO4 को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक एसिड। पैराआयोडिक एसिड को क्या बोलते हैं? सर जब पीरियोडिक एसिड रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? मास्टर परेशान, ये पीरियोडिक कहां से आ गया? इतनी ऑर्गेनिक पढ़ने के बावजूद भी कुछ बच गया क्या? राक्षस ऐसे ऐसे प्रोनाउंसिएशन लेकर आते हैं। प्लस आर इफेक्ट आप इसको बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो? प्लस एम इफेक्ट। क्या बोल सकते हो? प्लस एम इफेक्ट। चलिए इनको थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्कस करते हैं। फिर कौन से ऐसे ग्रुप या एटम होंगे जो प्लस आर इफेक्ट दिखाएंगे? जाहिर सी बात है, एटम से या ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स कहां जाने चाहिए? दूर। और दूर किससे जाते हैं? जिस एटम के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। ये जब भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ते हैं, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। सर थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए। बिल्कुल बताएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे सामने है एनिसोल, एक होता है जूते का सोल और एक होता है एनिसोल। तो ये हमारे सामने है एनिसोल।
अब देखिए इसमें OCH3 ग्रुप के अंदर, कहने को तो ये कौन सा ग्रुप है, OCH3, लेकिन इसमें CH3 का कोई रोल ही नहीं है। हमें फोकस करना होता है किसके ऊपर, की एटम के ऊपर, और की एटम यहां पर हमारा कौन सा है, ऑक्सीजन। कौन सा है, ऑक्सीजन। अगर आपके की एटम के ऊपर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स देगा। क्लियर, अब ध्यान से सुनना, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज हमेशा एटम से कहां जाते हैं, दूर। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, है ना, यस। तो बताइए नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने रहेगी, ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, कम, और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, ये रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है। क्लियर, फिर से क्या नेगेटिव यहीं रुकेगा, नहीं सर, ये तो आगे चलेगा। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। याद करो मैंने आपको इसलिए बोला था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। जितना जीरो लेवल पर सब्जेक्ट को पढ़ोगे, सब्जेक्ट उतना ही क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग। ये बताइए क्या ये नेगेटिव चार्ज यही रुका रहेगा क्या, नहीं, ये तो डीलोकलाइज्ड है सर। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड नेक्स्ट पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज हमारे सामने क्या, सर इसने तो बेंजीन पर कैसा चार्ज डेवलप कर दिया है, नेगेटिव। बताइए किसी पर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी या घटी, बढ़ गई, तो ये तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। क्लियर, फिर से नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, ऑलरेडी पॉजिटिव है, न्यूट्रल हो गया, मतलब लौट आया है घर को। लोन पेयर जो है वो कहां लौट आया है, वापस घर लौट आया है। और इस टाइप के लोन पेयर को क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज। क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज। देखिए एक से ज्यादा एटम ने इसको शेयर किया है, क्या है कि नहीं किया है, तो दिस काइंड ऑफ लोन पेयर इज नोन एज डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। अब ध्यान से सुनते रहना, क्या बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, पहले ही बताओ, क्या बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, यस। जिसको नहीं पता वो ध्यान रखना, आगे पढ़ाऊंगा मैं। बेंजीन न्यूक्लियोफाइल होता है, एल्कीन भी क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल। आपके हिसाब से बस वही न्यूक्लियोफाइल होता है जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो। न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन नहीं है। न्यूक्लियोफाइल पाई बॉन्ड वाला भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर वाला भी हो सकता है, और न्यूक्लियोफाइल सिग्मा बॉन्ड वाला भी हो सकता है। कोई सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल बताओ प्लीज, आई वांट टू नो प्लीज। सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल बताओ, कोई बताओ प्लीज। ये देखो तुमने पढ़ा है न्यूक्लियोफाइल, बताओ कोई सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। RMGX पढ़ा है, ये सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल ही है। It never provides free R minus. It always attacks via its sigma bond. ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, आयोनिक नहीं होता है। यहां पर होता है पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल। जब भी ये रिएक्शन करता है सिग्मा से अटैक करता है, इट्स अ सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। और बताऊं, पूरी जिंदगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से पढ़ी है तुमने, जुगाड़ से, और फिर बोलते हो कि ऑर्गेनिक में एक्सेप्शन है। कनेक्ट तो सब्जेक्ट से कभी तुम हुए ही, NaBH4, it's a sigma bond nucleophile. It never provide free H minus. और अगर फ्री H माइनस आ भी जाए ना तो तेरे काम का नहीं है। पूरी ऑर्गेनिक पढ़ी होगी तूने, कभी भी NaH को न्यूक्लियोफाइल के तौर पर इस्तेमाल में नहीं लिया। ये देता है H माइनस फ्री। सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, they never provides free H minus. They always attack via their sigma bond. कहां से अटैक करते हैं, सिग्मा बॉन्ड। दे आर सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। ये कौन से होते हैं, पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। सर प्लीज थोड़ा सा बताओ ना, ये लेना, परेशान क्यों हो रहा है। ये देख, ये करता था अटैक और ये बॉन्ड टूटता था, अटैक, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ये नहीं समझ में आया, हेलोजन है, बड़ी बात है। H+ को भी तो ऐसे इलेक्ट्रॉन दिलवाए हैं तूने, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। बेंजीन, सर थोड़ा याद दिलाओ, आप तो हमारे बारे में जानते हो। ये देख, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पहला स्टेप यही होता था। तो बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है, है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, एनी स्पीसीज विच शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। कोई ऐसी स्पीसीज जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। अब वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड के, वो पाई बॉन्ड के हो सकते हैं, वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब वो लोन पेयर भी हो सकता है, वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। बस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे, कहां से कर रहा है फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। एनी स्पीसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्ट करे, कहां एक्सेप्ट कर रहा है हमें कद्दू फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, प्लीज सोच समझकर जवाब देना। क्या ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्या ये एक इलेक्ट्रोफाइल है,
प्लीज आप बताओ मुझे, आई वॉन्ट टू नो इट, नेशन वॉन्ट्स टू नो। चलिए आगे बढ़े। नहीं, म्यूट तो क्या है कि हमारी कुछ पर्सनल वार्तालाप भी चलती है बीच बीच में। ऑफलाइन वालों को लगना चाहिए कि ऑफलाइन में कोई फायदा हो रहा है। हाँ, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो अपन अब ये बात बोल सकते हैं कि बेंजीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? यस। तो अगर OCH3 बेंजीन पर जुड़ा है तो आप बताइए क्या इसने बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया है? यस, बढ़ाया है। क्या हर जगह बराबर बढ़ाया है? नहीं नहीं, ये तो गलत बात हो गई। ये तो कुछ सर्टेन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा बढ़ा रहा है। मान लीजिए बेंजीन पे आपने कोई ग्रुप लगा दिया है, तो पोजीशन इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में बोली जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन। अबे बेंजीन की क्या ऑर्थो पोजीशन होती है? पता है यहां कौन सी पोजीशन ऑर्थो है? ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन होती है, ग्रुप की मेटा, ग्रुप की पैरा। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है? इप्सो। कौन सी है? इप्सो। पैरा बोल रहे हैं राक्षस। ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन है? मेटा। और ये कौन सी पोजीशन है? पैरा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो देखो, जब इसने रेजोनेंस किया तो अपनी ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया, अपनी पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया, और अपनी ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया। जब कोई ग्रुप बेंजीन पर रेजोनेंस करता है ना, तो केवल उसकी खुद की ऑर्थो और पैरा पर फर्क पड़ता है, उसकी ऑर्थो एंड पैरा पर। क्योंकि एक से ज्यादा ग्रुप हुए तो ऑर्थो पैरा तो दूसरी भी हो सकती है। समझिए, चीजों को आप कभी समझते ही नहीं है। ये यहां पर जी ग्रुप है और ये यहां पर जी डैश है। बताइए,
अब इसको अपन इस प्रकार से लगा देते हैं, ये लीजिए, ये हमारे सामने, तो इसके हिसाब से ये इसकी कौन सी है, ऑर्थो, और इसके हिसाब से कौन सी है, मेटा। तो ऐसे बोल देते हैं बेंजीन की ऑर्थो, बेंजीन की मेटा। अबे बेंजीन तो ये है, बता कौन सी ऑर्थो मेटा है, ग्रुप की होती है पोजीशन, किसकी होती है, ग्रुप की। जब ये ग्रुप रेजोनेंस करेगा तो इसकी ऑर्थो और पैरा पर फर्क पड़ेगा। इसकी ऑर्थो कौन सी है, ये, इसकी ऑर्थो कौन सी है, ये, और इसकी पैरा कौन सी है, ये। इन पोजीशन पर फर्क पड़ेगा इसका रेजोनेंस का। और जब ये ग्रुप रेजोनेंस करेगा जी डैश, तो इसकी ऑर्थो एंड किस पर फर्क पड़ेगा, पैरा पर। और इस बार इन दोनों की ऑर्थो पैरा अलग अलग है। बात समझ में आएगी नहीं आई, ये अपने दिमाग में उतार लेना। कोई भी ग्रुप अपनी ऑर्थो और पैरा को अफेक्ट करता है, अपनी ऑर्थो एंड पैरा को अफेक्ट करता है। यू गॉट द पॉइंट। पहले इतना छापिए, फिर आगे बात करूंगा। जब जीरो लेवल से डाउट क्लियर होते हैं ना, तो सब्जेक्ट स्ट्रांग बनता है, और एक दिन में सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं बनता है। आखिरी तक जाते जाते आपको इस बात का एहसास होगा कि नीट का पेपर कोई टफ नहीं होता है। हमने ठीक से सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है। और नीट का टफ पेपर का मतलब नीट 2016 की बात करता हूं मैं। 17, 18, 19 में तो कुछ पूछा ही नहीं है। 17, 18 में तो फिर भी पूछा है, 20, 21 में तो कुछ नहीं पूछा है। सदी का सबसे आसान पेपर बनाए गए हैं। इसीलिए तो वापस आ गए सर हम। पेपर क्या था, आसान, फिर टफ बनाएगा तो फिर बोलेगा पेपर कैसा था, टफ। फिर नीट वाला आपसे फोन करके पूछेगा कि भाई पेपर बना दिया, चेक कर ले एक बार। फिर तू मेरे पर इल्जाम लगा देगा कि टफ बना दिया है, तो एक बार चेक कर ले। और जो बोलते हैं मेरी नोटबुक से आता, उनको भी भेजता, व्हाट्सअप करता उनको कि देख नोटबुक से बाहर तो नहीं गया है, कल तुझे पढ़ाना भी है। पेपर कहां से बनता है, एनसीईआरटी से। लेकिन उसके पेज नंबर पेपर बनने के बाद ही पता चलते हैं। ये खतरनाक बात है एनसीईआरटी की। जब क्वेश्चन आ जाता है ना, तब लोगों को समझ में आता है, अच्छा ये तो यहां दिया हुआ है, उससे पहले ध्यान नहीं जाता। लिखी ऐसे तरीके से उसने, औकात अनुसार। अब ये बात लिखी है एनसीईआरटी में, जाके देखना, विश्वास मत करना मेरे ऊपर, जाके देखना और फिर पता करना कि वास्तव में क्या हमने एनसीईआरटी कभी पढ़ी है। नहीं नहीं, ज्यादा ही फ्रैंकली हो गए तुम तो। राक्षस, ऐसे आप शब्द ना बोले, गाली में कह नहीं सकता, लाइव चल रहा। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे क्योंकि बातें अभी भी खतरनाक होनी बाकी है। प्लस आर का कंपैरिजन होना बाकी है, और भी बातें लिखनी। सुलटा दिया है क्या? तो प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। मेनली कहां पर बढ़ाते हैं, इट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। हम ये भी कह सकते हैं कि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बना देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देते हैं। क्योंकि अगर यहां पर कोई ऐसा आ जाए जो पाइप बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा। क्लियर? तो पहला पॉइंट लिखना है इसमें, प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, plus R effect showing groups, plus R effect showing groups increases electron density, plus R effect showing groups increase electron density। SES देख लिया करो। increase electron density on benzene ring, on benzene ring, ब्रैकेट में लिखेंगे, increase its nucleophilicity। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब सिग्नेचर बढ़ जाए। increase its nucleophilicity, close the bracket, increase its nucleophilicity। प्लस वार वाले बेंजीन की न्यूक्लियो आते हैं, और भी डिस्कस करेंगे जब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, इसमें कंटिन्यू करेंगे। प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग मेनली एट इट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मेनली एट इट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मेनली एट इट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इट्स मतलब ग्रुप की ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, मेनली एट इट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट, आप बताइए अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन बनाकर रिएक्शन करना चाहता है, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये ग्रुप क्या बोलेगा, कहां पर चला जा, ऑर्थो पर या पैरा पर? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, और इन्हीं पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स आर, plus R effect showing groups are, plus R effect showing groups are ortho and para directing in nature,
ortho and para directing in nature plus R effect showing groups are ortho and para directing in nature for incoming electrophile. For incoming electrophile, अगर बेंजीन कोई इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा तो ये ग्रुप बोलेंगे कहां चला जा, ऑर्थो पर या पैरा पर। इधर उधर दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, तुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए और मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर बढ़ा दी। किसकी ऑर्थो पैरा पर? मेरी ऑर्थो पैरा पर, कभी दूसरे की भी निकल जाए। नेक्स्ट, फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट पॉइंट, अब मुद्दे की बात यह है सर मैं कैसे पहचानूंगा कि किसी ग्रुप का प्लस आर लगेगा या माइनस आर? ग्रुप का नहीं देखना है, की एटम को देखना है। किसको देखना है? की एटम। लाल पेन से लिखेंगे इस बात को। इफ की एटम हैज लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, इफ की एटम हैज लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, इफ की एटम हैज लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, then group will show plus R effect, then group will show plus R effect। तो उस ग्रुप का कैसा इफेक्ट होगा? प्लस आर। कैसा इफेक्ट होगा? प्लस आर। यू गॉट द पॉइंट? चलिए अब इसको एक बार और मैं ढंग से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, एक एक चीजें जिन पर आपका नॉर्मली ध्यान नहीं जाता है। अब देखो OCS3 को हम यहां डिस्कस करते हैं। OCS3 के बेंजीन पर कितने इफेक्ट लग रहे हैं? 2। कितने इफेक्ट्स लग रहे हैं? 2। क्या बात कर दी सर आप? हाँ, 2 इफेक्ट लग रहे हैं। एक ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इफेक्ट लगा रहा है। कौन से बॉन्ड के थ्रू इफेक्ट लगा रहा है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। और वो कौन सा इफेक्ट है? इंडक्टिव। आपको मैंने बताया था OR का कैसा इफेक्ट होता है? माइनस आई। एल्काइल ग्रुप और एनाइन का प्लस आई, बाकी सबका माइनस आई। क्लियर? तो इसका कैसा इफेक्ट लग रहा है? माइनस आई। बताइए माइनस आई से ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि नहीं है? यस। इधर अगर अपन बात करें प्लस आर भी ये लगा रहा है, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, सिग्मा खींच रहा है, तो यहां इसका कैसा इफेक्ट है? प्लस आर। और प्लस आर वाले कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब ये एक से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एक से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो इसका ओवरऑल नेचर कैसा होगा? ओवरऑल नेचर होगा, डिपेंड करता है करेगा। नॉर्मली आई इफेक्ट के ऊपर आर इफेक्ट डोमिनेट करता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैलोजेंस। और हैलोजेंस में भी फ्लोरीन को इंक्लूड मत करना, खेला अभी बाकी रहेगा, ध्यान से सुनना, तबियत से सुलटाऊंगा। तो इन दिस केस ये ग्रुप कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ओवरऑल इसका कैसा इफेक्ट होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्योंकि इसके केस में प्लस आर इसके माइनस आई पर डोमिनेट करता है। लेकिन आप ये तो कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, यस इट्स 100% ट्रू। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट, यस इट्स 100% ट्रू। ऐसी बातें एनसीईआरटी करता है लेकिन हम नहीं करते हैं, ये फिनोल चैप्टर के अंदर किया उसने। क्लियर? चलिए इसको भी सुलटाएंगे, फिर हम आपको ग्रुप बताएंगे कि कौन कौन से वो ग्रुप हैं जो प्लस आर इफेक्ट लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, मैं कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं लिखूंगा, तो अपने आप से मत लिख देना कोई ऑर्डर, क्योंकि तुम फ्लो में ऑर्डर लिख जाते हो और सुलटा देते हो। बताइए जो ग्रुप लिखे हैं सबका प्लस आर लगेगा? नहीं। प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स लिख देता हूं, प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स। ऑब्लिक एटम भी हो सकता है क्या? यस, नॉर्मली हम ग्रुप्स लिखते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद अगर अपन बात करें, ये तो सारे कौन से हो गए? नेगेटिव चार्ज वाले। सारे कौन से हो गए हैं? नेगेटिव चार्ज वाले। अब लोन पेयर वाले भी तो आ सकते हैं, नेगेटिव का मतलब भी लोन पेयर ही होता है वैसे तो। लीजिए आपके सामने आ गया है OH। बताइए OH में किस पर ध्यान दोगे? की एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन, लोन पेयर उस पर। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने आ गया है OR। बताइए किस पर ध्यान दोगे? R पर? ना, ऑक्सीजन पर, बिल्कुल प्लस आर लगाएगा। फिर अगर अपन बात करना चाहें NH2, किस पर ध्यान दोगे? नाइट्रोजन पर, लोन पेयर होता है, प्लस आर लगाएगा। ठीक है। उसके बाद की एलिमेंट NHR के अंदर कौन है? नाइट्रोजन, प्लस आर लगाएगा। उसके बाद हमारे सामने NR2 है, बताइए कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, बताइए इसका कैसा इफेक्ट लगेगा? ये आपके सामने ईस्टर होता, अगर ऐसे जुड़ जाए तो प्लस आर, क्योंकि की एटम कौन है? ऑक्सीजन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। अगर हमारे सामने अमाइड आ जाए और इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो आपका फोकस किस पर लगेगा भाई लोगों? की एटम पर। कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आर, बिल्कुल सही। आप बताइए हैलोजन के क्या ख्याल आता है? हैलोजन भी प्लस आर लगाते हैं, लेकिन इनका डोमिनेटिव इफेक्ट कौन सा होता है? माइनस आई। प्लस आर पर इनका माइनस आई डोमिनेट करता है। इन केस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ध्यान से सुनना, अभी बात पूरी नहीं हुई है।
हेलोजेंस में मतलब बोले तो सर फ्लोरीन, फ्लोरीन का कैसा इफेक्ट लगता है, +R, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन देता है। क्लोरीन का भी कैसा लगता है, +R। ब्रोमीन का भी कैसा लगता है, +R। आयोडीन का भी कैसे लगता है, +R, हाँ या ना, यस। इन सभी का कैसा लगता है, +R। मैंने अभी कहीं भी डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं लिखा है, आप अपनी तरफ से साइन मत लगा देना। क्लियर, छापिए, फिर बातें आगे बढ़ेंगी। अगर की एटम के पास क्या है, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, तो जब भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ेगा वो उसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, आर इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स देगा। वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, वाई इट्स रेजोनेंस इफेक्ट। याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मत रटना कि ये +R वाले हैं, कभी नहीं रट पाओगे। इतनी सी बात याद रखना, की एटम पर लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है तो कैसा इफेक्ट लगेगा, +R, दैट्स ऑल। और लोन पेयर वो तुम्हें बना के देगा क्या, नहीं, फिर तो ब्रैकेट में लिख ही नहीं देगा +R। फिर आईओसी किस काम की है, वही तो बताएगा कि इस एटम पर इतने बॉन्ड के पास कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, उसका काम यही तो होता है। सुलटा दिया है क्या, जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। कई बार आपको चीजें समझनी पड़ती हैं, भले ही आपकी दिल गवाही नहीं दे। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, इस सब्जेक्ट में ज्यादा फीलिंग लेने की जरूरत नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल है, फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। ज्यादा फीलिंग के चक्कर में जाओगे सुलट जाओगे। कॉन्सेप्चुअली आप बातों को आगे बढ़ाएं, हर जगह आपकी दिल की गवाही नहीं चलेगी। जैसे कि अभी आने वाला है, बहुत सारे लोगों को वो अच्छा नहीं लगेगा, डाइजेस्ट नहीं लगेगा कि सर ये क्या बोल दिया आपने, बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं आया। तेरे पसंद आने और ना आने से फर्क नहीं पड़ता है, जो सच्चाई है वो तो है। सुलटा दिया है क्या, और धीरे लिखो राग से। स्लो राइटिंग कंपटीशन में जाना तुम्हारा प्राइज फिक्स है, उधर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होगा, तुम पीछे से उठ के आओगे, हेलो अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया है और तुमने विनर को डिक्लेयर कर दिया है, ये क्या मतलब हुआ। सारे वो टैलेंट है तुम्हारे अंदर जिसकी कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, तो हमारे सामने रहेगा कंपैरिजन ऑफ +R इफेक्ट, कंपैरिजन ऑफ +R इफेक्ट, कंपैरिजन ऑफ +R इफेक्ट, कि +R इफेक्ट को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ +R। अब मैं कोई सीरीज नहीं लिखवाने वाला, नहीं, सीरीज का मतलब भी नहीं होता है। आप याद करते हैं इंडक्टिव को भी पहले टुकड़ों में तोड़ा था, फिर अपन ने सीरीज लिखी, और सीरीज अपने लिए क्वेश्चन था जस्ट। क्लियर, सबसे है ए पॉइंट, इन ए ग्रुप, अगर ग्रुप के अगर अलग अलग एटम दिए हैं तो कैसे उनका +R देखा जाता है। इन ए ग्रुप, ग्रुप के अंदर बातें होती है। अगर आपने आईओसी पढ़ी है तो आप इस बात को जानते हैं ग्रुप में किसको देखा जाता है। समझना ध्यान से समझना। ये हमारे सामने डबल बॉन्ड है, यस, इस पर मैंने किसको जोड़ दिया है, फ्लोरीन को। किसने जोड़ दिया है, फ्लोरीन को। फिर यही हमारे सामने डबल बॉन्ड है, भाई लोगों आराम से सुनेंगे, किसको जोड़ दिया है, क्लोरीन को। दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ये अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देगा, यस, ये भी अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देगा, यस। बताइए दोनों में से किसका +R इफेक्ट ज्यादा है, फ्लोरीन का या क्लोरीन का। इसको मैं बोल देता हूं नंबर 1, क्योंकि दोनों की बातें समझ में नहीं आती है। इसको बोल देता हूं सेकंड, क्योंकि बाद में बोलेंगे मैंने यही बोला था। बताओ फर्स्ट वाले में +R ज्यादा है कि सेकंड वाले में। ऐसे कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि फर्स्ट वाले के अंदर +R ज्यादा है, ऐसे लोग अभी भी हैं। आप बताओ कैसे। ओके, और कोई बताएगा। अच्छा, ये कितने लोगों का मानना है कि सेकंड का +R यानी कि क्लोरीन का +R ज्यादा है, कितने लोगों का मानना है। ये भी बराबर पार्टीशन हो रखा है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं फ्लोरीन का +R ज्यादा है। मैंने बोला था ना, तुम्हारी अंतरात्मा गवाही नहीं देगी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग पर ना बेटा ईएन कुंडली मार के बैठी है। 2-3 क्वेश्चन जब तक गलत नहीं करवा दे आपको चैन आने वाला नहीं है। सुनना ध्यान से, अगर मैं यहां पर करवाता हूं रेजोनेंस, करवाओ रेजोनेंस, वो कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, यस। 2p पाई और क्या बनेगा, 2p पाई, हाँ या ना, यस। यहां पर जब क्लोरीन रेजोनेंस करेगा बॉन्ड बता कौन सा बनेगा, बॉन्ड बनेगा 2p पाई एंड 3p पाई। बता कौन सी ओवरलैपिंग बेटर है, 2p पाई या 2p पाई 3p पाई। 2p पाई बेटर है, तो जाहिर सी बात है ना, ये बढ़िया रेजोनेंस करेगा। और वैसे भी ग्रुप के अंदर दिमाग से पैदल लोगों साइज पहले देखा जाता है,
साइज बोल दीजिए या ओवरलैपिंग बोल दीजिए, एक ही बात है। साइज बोल दीजिए या ओवरलैपिंग बोल दीजिए, एक ही बात है। फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसका प्लस आर ज्यादा होता है? फ्लोरीन। एक ग्रुप के अंदर EN नहीं देखते हैं, ग्रुप के अंदर देखते हैं साइज। बात समझ में आई कि नहीं? साइज को ही आप ओवरलैपिंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जहां ओवरलैपिंग बढ़िया होगी वहां प्लस आर क्या लगेगा? बढ़िया। और जहां ओवरलैपिंग घटिया उसका प्लस आर भी घटिया, क्योंकि फाइनली इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं और इलेक्ट्रॉन तो देगा। कैसे बढ़िया दिया घटिया दिया, बॉन्ड से तो पता चलेगा। इसने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है, बढ़िया इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। इसने वीक बॉन्ड बनाया है, घटिया इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। यू गॉट द पॉइंट? तो बताइए, अगर हमारे सामने OH आ जाए और हमारे सामने SH आ जाए, किसका प्लस आर ज्यादा है? दोनों के पास ही लोन पेयर है, दोनों के पास ही लोन पेयर है, किसका रहेगा? OH का। गॉट द पॉइंट? अब बहुत सारे लोग मेरे पीछे आ जाएंगे कि सर एक बार ना आप रेजोनेंस करवाओ, हम आपके गुर्दे छील देंगे। मैंने कहा क्यों? करवाओ तो सही एक बार आप, हमने भी तो इनऑर्गेनिक पढ़ी है। ये क्या कर दिया आपने? अगर आपने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए तो फ्लोरीन के कितने बॉन्ड बना दिए? तो फ्लोरीन तो बॉन्ड बनाता ही नहीं है। कहां से पढ़ के आया है भाई? RD सर तो ऐसी बातें नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतने लेवल की बात ही नहीं है। ये तो तुम्हारी पुरानी यादें तुम्हें परेशान करती है कि सर फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है। RD सर ऐसी बातें नहीं कर सकते। ये तो पुरानी बातें हैं जो तुम्हें परेशान करती। एक ही बॉन्ड बनाता है, बैक बॉन्डिंग करता है कि नहीं करता है? कौन सी बैक बॉन्डिंग करता है जरा बता ना मेरे को, कौन सी बैक बॉन्डिंग यहां पर होती है? 2p पाई। ओके, पाई बॉन्ड नहीं बना तो अपने दिमाग से निकाल दे। कोई भी एटम अपनी कोवैलेंसी को बढ़ा के बॉन्ड बना सकता है, घटा के बनाने में दिक्कत आती है। क्लियर? चलिए, तो ऐसी बातें मत करना। और आपने पढ़ा भी है BF3 और BCl3 के अंदर कौन अच्छा लुईस एसिड होता है? BCl3। वही एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एक्सप्लेन करता है। चलिए, तो पहला हमारे सामने आ चुका है कि अगर ग्रुप के हमारे सामने है तो आपको क्या देखनी है? ओवरलैपिंग। साइज भी बोल सकते हो, ओवरलैपिंग बोल सकते हो, एक ही बात है। नेक्स्ट हमारे सामने पॉइंट आता है B, इन ए पीरियड। किसके अंदर बात करेंगे? इन ए पीरियड। पीरियड के अंदर आप जानते हैं EN को देखना होता है, क्योंकि ओवरलैपिंग ऑलमोस्ट आपको बराबर मिलेगी। मान लीजिए कि हमारे सामने क्या है? पाई बॉन्ड। मैंने इस पर किसको जोड़ दिया है? NH2 को। बताइए नाइट्रोजन लोन पेयर देगा? देगा, प्लस आर लगाएगा। फिर मैंने इसी पाई बॉन्ड के ऊपर किसको जोड़ दिया है? OH को। बताइए ये इलेक्ट्रॉन देगा? देगा। कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आर। फिर इसी डबल बॉन्ड के ऊपर मैंने किसको जोड़ दिया है? फ्लोरीन को। क्लियर? क्या ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, इफेक्ट लगाएगा? प्लस आर। बताइए ओवरलैपिंग बताइए। सबसे पहले ओवरलैपिंग देखा करो, साइज और ओवरलैपिंग एक ही बात होती है। तो बताइए बॉन्ड कहां से बनेगा? 2p पाई एंड 2p पाई, क्योंकि ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का। ओके, यहां बताइए कौन सी ओवरलैपिंग होगी? 2p पाई एंड 2p पाई। होगी कि नहीं होगी? यस। यहां बताइए कौन सी ओवरलैपिंग होगी? 2p पाई एंड 2p पाई। तो ओवरलैपिंग तो क्या है भाई लोगों? सेम। ओवरलैपिंग डिसाइड नहीं कर पाएगा। अगर ओवरलैपिंग डिसाइड नहीं कर रहा है तो स्विच कर जाइए EN पर, फिर EN को देखा जाता है। बताइए यहां पर डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। यहां पर डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। और यहां पर डोनर एटम कौन है? फ्लोरीन। किसकी EN ज्यादा है? फ्लोरीन की। EN ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम। यू गॉट द पॉइंट? और EN कम तो डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा प्लस आर किसका लगेगा? NH2 का। फिर प्लस आर किसका लगेगा? OH का। यू गॉट द पॉइंट? और सबसे कम किसका लगेगा? फ्लोरीन का। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? तो इन्हें पीरियड EN डिसाइड करता है और इन्हें ग्रुप साइज डिसाइड करता है। आप बैक बॉन्डिंग भी इसमें पढ़ते हैं, BF3 में बढ़िया बैक बॉन्डिंग होती है एज कंपेयर टू BCl3। क्लियर? नेक्स्ट हमारे सामने पॉइंट आता है C, एनायन और न्यूट्रल के वर्सेस हम बात करेंगे। न्यूट्रल वर्सेस एनायन। किसके बारे में बात करेंगे हम? न्यूट्रल वर्सेस एनायन। आप बताइए न्यूट्रल वर्सेस एनायन में कौन बेहतर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा? न्यूट्रल या एनायन? एनायन। जाहिर सी बात है। अगर एक आपके सामने क्या दे दिया जाए? O- और एक आपके सामने दे दिया जाए OH, बताइए कौन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर करेगा? O-, डाउट ही नहीं। एक आपके सामने दे दिया जाए NH- और एक आपके सामने दे दिया जाए NH2, बताइए कौन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर ज्यादा रहेगा? NH-। एक आपके सामने दे दिया जाए O- और एक आपके सामने दे दिया जाए NH2, बताइए कौन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर करेगा? O-। एनायन इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर एज कंपेयर टू न्यूट्रल। अब बहुत सारे बच्चे पीछे पीछे आके मेरे कॉलर पकड़ेंगे, ये तो ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, इसकी EN ज्यादा है। अब नेगेटिव चार्ज के आने से EN कम होती है।
बताया था कि नहीं बताया था? पॉजिटिव के आने से एन बढ़ती है, नेगेटिव के आने से एन कम होती है। तो फिलहाल इसकी एन बहुत कम है, इसीलिए बोला जाता है कि एनाइन इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर एज कंपेयर टू न्यूट्रल। क्लियर? चलिए, अभी बातें पूरी कहां हुई है मेरी, बातें तो पूरी होने दिया करो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आ रहा है डी, और डी वास्तव में ही खतरनाक पॉइंट है। डी वास्तव में क्या है? खतरनाक पॉइंट है। अगर आपसे प्लस आर का ऑर्डर का कंपैरिजन करवाता है OH में और OR में, किसमें? OH और OR में। पहले माइनस आई का ऑर्डर बताओ, माइनस आई का ऑर्डर बताओ। OR का माइनस क्या होता है? ज्यादा, हाँ या ना? यस, अपन पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, बॉन्ड एंगल की वजह से। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, की एटम की EN बढ़ेगी। यू गॉट द पॉइंट? यस। अब आप बताइए, प्लस आर की जब बातें होंगी तो इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से देगा? ये वाला ऑक्सीजन या ये वाला ऑक्सीजन? कौन से वाले ऑक्सीजन की EN ज्यादा है बताइए? इस वाले की या इस वाले की? इस वाले की, इसीलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये। तो जाहिर सी बात है यहां ओवरलैपिंग तो क्या होगी? सेम। EN ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी? कम। आप सोचिए, जो खींच ज्यादा रहा है तो देने की टेंडेंसी क्या रखेगा? कम। इसका मतलब OH का जो प्लस आर होता है वो OR से क्या होता है? ज्यादा। ये हमारे सामने किसका ऑर्डर होता है? प्लस आर इफेक्ट का ऑर्डर होता है। यू गॉट द पॉइंट? यस। छापिए, आगे बढ़ूंगा, जल्दी जल्दी सुलटा दीजिए। अब आपको कोई ऑर्डर लिखने की जरूरत, इनको अप्लाई करना, सारे आंसर दना दन आएंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्डर वॉर्डर काम नहीं करता है। वो तो चार ऑप्शन देता है भाई। कितने ऑप्शन देता है? चार। कब तक ऑर्डर लिखोगे? कितनों को ऑर्डर में अरेंज करो? जल्दी जल्दी सुलटाओ। म्यूट बेटा, कुछ पर्सनल बातें होती है तभी होता है, मत परेशान हुआ करो।
वार्तालाप काफी हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने कई बार साइड एटम का भी इफेक्ट आ जाता है, वो तो क्रॉस में हम कवर कर ही लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे माइनस आर इफेक्ट की। किसकी बात करेंगे? माइनस आर इफेक्ट की बात करेंगे। बताइए आपके क्या ख्यालात हैं माइनस आर इफेक्ट के बारे में? माइनस आर इफेक्ट बोल दीजिए या माइनस एम इफेक्ट बोल दीजिए। बताइए ये ग्रुप कैसे होंगे? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, और इनके बारे में मामला बिल्कुल जो आपने लिखा है उससे क्या चलेगा? उल्टा। कैसा चलेगा? उल्टा। एनसीईआरटी ने कहां से समझाया है? नाइट्रोबेंजीन से। अपन भी नाइट्रोबेंजीन से समझेंगे, काहे टेंशन लेनी है, डरने की जरूरत ही नहीं है। बहुत शानदार बुक है एनसीईआरटी, अगर पढ़ोगे तो आपकी आत्मा को क्या मिलेगी? तृप्ति मिलेगी भाई साहब। खतरनाक लेवल पर लिखी गई बुक है। क्लियर? बस औकात अनुसार है। आप बताइए ये कैसा बॉन्ड है? पोलर। पोलर का मतलब किसमें पोलरिटी है? सिग्मा में। तो आप जानते हैं ये किधर टूटेगा? इधर। और ये किधर टूटेगा? इधर। बताइए नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? इसको मैं छुपा लेता हूं, ये तो मानो है ही नहीं। क्लियर? तो बताइए किस प्रकार से आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं? आएगा नाइट्रोजन और कार्बन में डबल बॉन्ड बनेगा। यस, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पॉजिटिव। आप बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये तो नॉर्मल है। अब ये एज इट इज लिख देता हूं, यहां पर कैसा था? माइनस, और यहां पर कैसा था? प्लस। आप बताइए क्या प्लस यही रहेगा कि फर्दर डिलोकलाइज होगा? फर्दर। ये पाई बॉन्ड किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अगर पाई बॉन्ड पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो बताइए पॉजिटिव कहां पर चला जाएगा? एंड टर्मिनल पर। पहली बार ऐसी बातें कर रहे हैं कि पहले भी हो चुकी हैं। ऐसी बातें आपके और मेरे बीच में पहले भी हो चुकी हैं। क्या ये फर्दर डिलोकलाइज होगा? यस। और फर्दर डिलोकलाइज होकर कहां पहुंच जाएगा? NO2 की पैरा पोजीशन पर। कहां पहुंच जाएगा? NO2 की पैरा पोजीशन पर। बताइए आपके क्या ख्यालात हैं इसके? NO2 ने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं या इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं? इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। तो ऐसे ग्रुप कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और NO2 ग्रुप खतरनाक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है भाई, अपने दिमाग में छाप लेना इस बात को। NO2 ग्रुप जो होता है वो खतरनाक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। ध्यान से सुनिए, अगर हम बात करना चाहें इसके किसके बारे से, इसके दो इफेक्ट बेंजीन पर लग रहे हैं। एक इसका इफेक्ट लग रहा है माइनस आई, गॉट द पॉइंट? यस, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश कर रहा है, और जो इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लगता है उसे इंडक्टिव का नाम दिया जाता है। और ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश कर रहा है। ये आई इफेक्ट से भी कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और ये आर इफेक्ट से भी कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो बताइए इसके तो ओवरऑल नेचर में कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। हालांकि इसमें भी इसका आर इफेक्ट आई इफेक्ट पर डोमिनेट करता है, आर ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, लेकिन ये दोनों से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। गजब का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है बेंजीन से। आपके लेवल पर सबसे ज्यादा माइनस आर NO2 का लगता है। सबसे खतरनाक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होता है? NO2। आपके लेवल पर इससे भयंकर माइनस आर लगाने वाला कोई भी नहीं है। खतरनाक आई से भी और आर से भी। आप बताइए इसने बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया या घटाया? सभी पोजीशंस पर घटाया या कुछ सर्टेन पोजीशन पर घटाया? कौन सी? इसकी खुद की ऑर्थो एंड पैरा। तो इसने बेंजीन के न्यूक्लियोफिलिक नेचर को बढ़ा दिया या घटा दिया? घटा दिया। बेंजीन इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये बोला तेरे को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना है, मेरे को ही दे दे। तो बताइए अगर इसने बेंजीन ने NO2 को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या देगा? यू गॉट द पॉइंट? अगर इलेक्ट्रोफाइल आए तो भी कहां पर आएगा? तो ये बोलेगा ऑर्थो और पैरा पर तो बिल्कुल मुंह मत मारना, क्योंकि मैं वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साफ कर चुका हूं। तेरे लिए कौन सी पोजीशन बची है? केवल मेटा। कौन सी मेटा? मेरी मेटा का भी दूसरे की मेटा पर चला जाए। क्लियर? छापिए, आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोग। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट हाइपर कॉन्जुगेशन। इफेक्ट है खतरनाक। थोड़ा सा आपको MOT के दर्शन करवाए जाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको बताया जाएगा कैसे सिग्मा और पाई स्टार में इंटरेक्शन होता है, कैसे सिग्मा सिग्मा स्टार में इंटरेक्शन होता है, क्योंकि उसको जाने बिना आप जेई का कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। गलती से जेई का क्वेश्चन रिपीट कर दिया ना तो फाइल उल्टा के चला जाएगा। आईडी सर तो पढ़ाए हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन आपको उसी पे भी तो है ना चाहिए। आप ये तो पहचान लोगे ये पाई है, ये पाई स्टार है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार है, किन के बीच में इंटरेक्शन हो तो ऑर्गेनिक बताएगा ना। तो अगर आपके IOC के फंडे क्लियर हैं तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। बस थोड़ा सा आप पढ़ के आ जाना पाई पाई स्टार के बारे में, पाई और पाई स्टार के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आ जाना, आपको
अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति होती हुई नजर आएगी। उसके बाद आप जे वे किसी के क्वेश्चन लगाना चाहें बिंदास लगाना। अगर सब्जेक्ट से डरे तो सब्जेक्ट कभी समझ में नहीं आएगा। जो मास्टर डराने लग जाए समझ जाओ उसका खुद का सब्जेक्ट वीक है, डरता है कि कहीं मुझसे कोई पूछ ना ले। और अल्फा में तो खासकर यही बात होती है, क्योंकि बच्चों की नॉलेज लगभग लगभग टीचर के बराबर होती है। कभी भी माइक छीन के आपसे बोल सकता है कि आगे मैं पढ़ाऊंगा, बैठ तू, और कल से तेरी सैलरी शेयर कर देना, आधे महीने तू पढ़ाएगा आधे महीने मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, सारे सब्जेक्ट मिला दे तो टीचर से ज्यादा। बहुत बढ़िया। हाँ, बायो पढ़ाने के लिए तो तुम मरे जा रहे हो। सुलटा दिया है क्या? चलिए लिखिए इसके अंदर माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, minus R effect showing groups, minus R effect showing groups decreases electron density, minus R effect showing groups decreases electron density on benzene ring, minus R effect showing groups decreases electron density on benzene ring, ब्रैकेट में लिखो, decreases its nucleophilicity। ग्रुप्स लिखा है तो डिक्रीज लिखना, ग्रुप लिखा है तो डिक्रीज लिख देना, एस देख लेना अपना। डिक्रीज इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या कर देते हैं? कम। क्लोज द ब्रैकेट, क्लोज द ब्रैकेट। मेनली एट इट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मेनली एट इट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मेनली कहां पर डिक्रीज करते हैं? ऑर्थो एंड पैरा पर डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताइए, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोलेंगे? कहां निकल ले? मेटा पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिलने वाले नहीं है, मैं पहले साफ कर दिया वहां से। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स आर, माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग, माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग, माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन पर जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको क्या बोलेंगे? मेटा पे निकल ले, इधर निकल ले, मेटा पर। क्लियर? चलिए अब मुद्दे की बात यह है कि माइनस आर इफेक्ट दिखाएंगे कौन? इसको तो कंप्लीट करते हैं भाई। माइनस आर इफेक्ट दिखाएंगे कौन? मैं बताता हूं माइनस आर इफेक्ट आपको कौन कौन दिखा सकते हैं। केवल अपने लेवल पर हम बात करेंगे। अगर हमारा की एटम है, की एटम हैज पोलर पाई बॉन्ड, की एटम हैज पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड का मतलब समझ गए? पोलैरिटी किस में होती है? सिग्मा में। कि उसमें जो पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा बना, अगर उसमें पोलैरिटी है तो उसको नॉर्मली हम पोलर पाई बॉन्ड ही बोल देते हैं। पाई बॉन्ड उसने बना रखा है, कैसा होना चाहिए? पोलर। ये जैसे कि सर समझ में नहीं आया, एल्डिहाइड कीटोन हमारे सामने है कि नहीं है? यस। की एटम कौन है? कार्बन। क्या इसने पोलर पाई बॉन्ड बनाया है? यस। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और क्या बनाया है? पार्शियल पॉजिटिव। हालांकि ये पोलैरिटी सिग्मा की है। क्लियर? तो ये माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा। और बताओ सर, NO2 की भी अगर अपन बात करना चाहें तो NO2 में भी आप देख सकते हैं, यहां पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव। की एटम कौन है? नाइट्रोजन। अगर आपके की एटम ने पोलर पाई बॉन्ड बना रखा है तो माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा। दूसरा कंडीशन ये होता है कि की एटम हैज वैकेंट ऑर्बिट, की एटम हैज वैकेंट ऑर्बिट। और ये वाले अपने सिलेबस में बहुत कम है, हवाबाजी के लिए आप कितना भी पढ़ लो अपने काम का नहीं है। इसमें एक की ही बात हम करते हैं, जैसे कि PH3+ हो गया, ये आप हमारे सामने कौन हो गया? PR3+ हो गया। सर एक बार समझा दीजिए प्लीज, थोड़ा सा। बिल्कुल समझा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताइए यहां पर PH3+ लगा हुआ है तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आ सकता है? यस, क्योंकि P फॉस्फोरस के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। अगर इसने पाई इलेक्ट्रॉन्स को लिया तो बताइए इसके कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 5। लेकिन इसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहां पर आ जाएगा कैसा चार्ज? अगर अपन बात करना चाहें प्लस, आएगा कि नहीं आएगा? इस पर माइनस आना चाहिए था, न्यूट्रल हो गया है। याद कर PCl5 में भी इसके 5 बॉन्ड बने होते हैं, इसको 5 बॉन्ड से डर नहीं लगता है, तो ये कैसा लगाएगा? माइनस आर। मैं बोलता हूं नीट के काम का ही नहीं, फालतू है, टोटली फालतू, वो काम आएंगे अपने तो सारे। उसके अलावा मान लीजिए मैंने अगर यहां पर क्या जोड़ दिया है बेंजीन के ऊपर? NH3+,
बताइए इसका कैसा इफेक्ट आपको लगता है? क्या ये -R इफेक्ट लगा पाएगा? अगर मैंने बेंजीन पर जोड़ दिया है NR3+, बताइए क्या इसका -R इफेक्ट लगेगा? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इसके पास p ऑर्बिटल ही नहीं है, कॉन्जुगेशन में नहीं आ सकते, तो इनका -R इफेक्ट नहीं लगता है। कभी दिमाग में लग जाए कि -R लगाएगा, नहीं लगाएगा। -R नहीं लगाएगा। क्या लगाएंगे? दोनों के दोनों ओनली -I। क्या लगाएंगे? ओनली -I इफेक्ट ये लगाते हैं। क्लियर? तो एक बार अपन इनको यहां पर सुलटा देते हैं। एक बार पोलर पाई बॉन्ड वाले बता दीजिए, फिर आप छापते रहना। कौन कौन से आ सकते हैं? देखो इसके अंदर मैं कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं लिख रहा हूं। क्या हम NO2 की बात कर सकते हैं? यस, इसके पास भी पोलर पाई बॉन्ड है। क्या हम CN की बात कर सकते हैं? यस। बेटा ये ध्यान से सुन लेना, CN को ऐसे नहीं लिखेगा। CN को कैसे लिखेगा? ऐसे। और तू बोलेगा यहां तो बॉन्ड ही नहीं, तो पोलर की बात कर रहा है। कंडेंस फॉर्म में आएगा। किस में आएगा? कंडेंस में। यहां पर कैसा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर कैसा है? पार्शियल नेगेटिव। बताइए SO3H ग्रुप का कैसा इफेक्ट लगेगा? कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं लिखा मैंने। कैसा लगेगा? पोलर पाई बॉन्ड है, यस, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। कैसे लिख कर देगा? SO3H ऐसे लिख कर देता है, बॉन्ड कभी नहीं दिखाता है, कंडेंस फॉर्म में लिखता है। ध्यान से सुनता जा, छाप लेना आराम से। एल्डिहाइड के बारे में क्या ख्यालात है? ऐसे लिखेगा तो गधे से गधे बच्चे को समझ में आ जाएगा, पोलर पाई बॉन्ड दिख जाएगा उसको। ऐसा नहीं लिखेगा, कंडेंस फॉर्म में लिखेगा, CHO। गॉट द पॉइंट? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आपका क्या ख्याल आता है? पोलर पाई बॉन्ड है, यस, लेकिन ऐसे नहीं लिखेगा, ऐसे लिखेगा COOH। ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, बताइए ईस्टर के बारे में क्या ख्याल आता है? पोलर पाई बॉन्ड बना रखा कि एटम ने? यस, लेकिन लिखेगा कैसे? COOR। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने अमाइड है, क्या आप जानते हैं इसमें पोलर पाई बॉन्ड है? यस, लेकिन ऐसा नहीं लिखेगा, कैसे लिखेगा? CONH। आपको समझ में ही नहीं आने देगा कि पोलर पाई बॉन्ड। यू गॉट द पॉइंट? चलिए, तो इस प्रकार से तो सर बहुत सारे हो सकते हैं, कितने लिखवाओगे? सारे नहीं लिखवाने वाला हूं, बस मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने वाला। क्लियर? ये सारे के सारे कैसे इफेक्ट दिखाएंगे? -R। और यही बेटा अपने काम के हैं, ये किसी काम के नहीं है। और भी होते हैं, मैं जानबूझकर नहीं लिखवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो आपको फालतू में कंफ्यूज ही करेंगे। मैं कोई ऐसी बात नहीं लिखवाऊंगा, ऐसे ग्रुप जो +R और -R दोनों दिखाते हैं। केवल तूने वो बात GOC में पढ़ी, उसके बाद कभी अप्लाई नहीं की। क्यों पढ़ रहा है फिर उसको, जब NCERT में है ही नहीं? फालतू में कंफ्यूज हम होते हैं, फालतू चीजें पढ़कर। कम चीजें पढ़ो, सिलेबस की चीजें पढ़ो, तबियत से पढ़ो। फॉर सिलेक्शन बी सेलेक्टिव, फॉर सिलेक्शन बी सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का मतलब है जो सिलेबस में वो पढ़ो, जो नहीं है पढ़ो भी मत, क्योंकि तुम्हें मास्टर नहीं बनना है, तुम्हें केवल नीट के पेपर को क्रैक करना है। यू गॉट द पॉइंट? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।